Hello viewers, hope you have enjoyed the last video जो हम डिस्कस किए थे कि जावा का फीचर्स क्या है। हम लोग बहुत सारे फीचर्स के ऊपर डिस्कस किए थे। उसमें था सिक्योरिटी, था इनकैप्सुलेशन मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उस अप्रोच था, फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, फिर आपका जनरल पर्पस लैंग्वेज था। ये सब बहुत सारी चीज़ें थे। लेकिन आज हम उस जावा का एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर डिस्कस करेंगे और वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब जावा का और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये वाला है। इसका ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है। तो फिर इसको डिस्कस करने के लिए हमको थोड़ा जावा का जो प्रोग्राम लिखने के बाद जो हम उसको कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो फिर हम शुरू करते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसा है, किस लिए उसको बोलते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक्चुअली ये अभी हम लोग इस बात को समझेंगे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन दिस वीडियो स्लाइड, लेकिन फिर भी अगर हमको जैसे कि सिंपली अगर इसको एक्सप्लेन करें तो फिर द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इज़ दैट कि अगर आप एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, एक पर्टिकुलर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और अगर वो प्रोग्राम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहा है तो फिर उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। जावा का एक बहुत अच्छा फीचर है, उसको बोलते हैं बाइट कोड। या फिर ये हम बोल सकते हैं कि बाइट कोड एक ऐसा फीचर है जावा का, एक ऐसा क्वालिटी है जावा का जो कि जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करवाने के लिए मतलब वही असल मतलब रेस्पॉन्सिबल है। वही रेस्पॉन्सिबल है कि बाइट कोड के कारण जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो फिर हम देखते हैं कि बाइट कोड कैसे जनरेट होता है या फिर ये है क्या बाइट कोड। तो बाइट कोड समझने के लिए ये हमको समझना पड़ेगा कि जावा का एक प्रोग्राम ट्रांसलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो फिर ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड द वन पिक्चर इन द स्लाइड। आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि पिक्चर में मेंशन किया हुआ है, जब हम एक सोर्स कोड लिखते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सोर्स कोड ही लिखोगे पहले, जो कि आपको अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स रूल्स हिसाब से आप लिखोगे। लिखने के बाद क्या होता है कि जावा क्या करता है, उसमें वो एक्चुअली दो डिफरेंट फेज में प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करवाता है। जैसे कि सपोज मान लो आप घर का लॉक कर रहे हो, ठीक है, आप एक बार लॉक कर रहे हो, कुछ लॉक में एक ही लॉक में वो लॉक हो जाता है, कुछ लॉक में टू फेज लॉकिंग सिस्टम होता है। और जो टू फेज लॉकिंग सिस्टम होता है वो मोर एडवांटेज होता है वन स्टेप लॉकिंग के ऊपर, मोर सिक्योर्ड होता है। लेकिन जावा में भी जो टू फेज काम करता है ना, ये तो पहले क्या होगा, जब आप प्रोग्राम लिखोगे पहले वो कंपाइल्ड होगा, कंपाइलर उसको लेगा, कंपाइल्ड करेगा, कंपाइल करने के बाद वो एक कोड जनरेट करेगा। वो एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है, वो क्या है, वो बाइट कोड है। फिर बाइट कोड जाएगा, जेवीएम उसको लेगा, फिर उसको एग्जीक्यूशन करेगा मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद। अभी हम क्या करेंगे, पहले ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत थोड़ा सा मतलब समझने वाले प्रोसेस है। तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो पूरा फेज को टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कि सोर्स कोड कंपाइल्ड होता है, बाइट कोड में जनरेट होता है, यहाँ तक। फिर दूसरे वीडियो में हम ये समझेंगे जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है उसके बाद उसके साथ क्या होता है, राइट। फिर हम अभी समझेंगे कि सोर्स कोड कंपाइल के बाद जो बाइट कोड होता है वो कैसे होता है। हाँ, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, राइट। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो फिर एक प्रोग्राम को एक्सटेंशन नाम के साथ सेव करते हैं। तो जो एक्सटेंशन नाम होता है, आप कुछ भी आप सोर्स को नाम फाइल का कुछ भी दे सकते हो, उसका एक एक्सटेंशन दोगे .java। आपको तो पता है, आप कोई भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, चाहे वो MS ऑफिस हो, या फिर आप एक C प्रोग्राम लिख रहे हो, या फिर आप एक C++ लिख रहे हो,
जब आप प्रोग्राम लिखते हो या फिर कोई फाइल क्रिएट करते हो तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है। तो इसी तरह जावा का प्रोग्राम का नाम जो सोर्स प्रोग्राम होता है आप वो कोई भी नाम में सेव कर सकते हो, लेकिन डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको कंपाइल करोगे। जो कंपाइल करते हो उसके लिए एक कंपाइलर काम करता है जावा के लिए, और उसको बोलते हैं जावा कंपाइलर या फिर जावा सी, राइट। ये समझ में आ गया। तो फिर अभी बाद में हम लोग देखेंगे कि वो जावा सी कहाँ से आता है, वो बात की बात है। जैसे कि अभी ये स्लाइड में आपको दिख रहा है कि हम एक सोर्स कोड लिए। सपोज आज्यूम कीजिए सोर्स कोड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर XXX.java है। तो फिर आफ्टर कंपाइलेशन वो क्या करता है, एक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, एंड बाइट कोड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट क्लास। तो फिर फास्ट नेम जो है वही रहेगा, मतलब XXX मतलब वही XXX रहेगा, बट वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में वो डॉट क्लास के साथ, ठीक है। फिर अभी हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे कि वो क्या होता है जेडीके। जो पहले वाला स्लाइड में आपको बताई कि जावा सी मतलब जावा कंपाइलर, वो एक जेडीके का पार्ट होता है। तो फिर ये हमको समझना जरूरी है कि जेडीके है क्या। देखिए, आप अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम करना चाहते हो तो आप उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक्चुअली वो है क्या, बहुत सारा फाइल्स कंबाइंड होकर एक लाइब्रेरी की तरह आता है। जो आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उसमें बहुत सारा लाइब्रेरीज होता है, बहुत सारा कोडिंग होता है, आप उसको इंस्टॉल करते हो सो दैट उसके बाद ही आप उसमें प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है। वो एक आपको एनवायरनमेंट देता है, ठीक है। जैसे कि आप सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो तो सी एनवायरनमेंट में कर रहे हो। जैसे कि आप गाड़ी चलाने के लिए आपको रोड चाहिए, बिना रोड के आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। तो उसी तरह एक प्रोग्राम लिखने के लिए आपको एनवायरनमेंट चाहिए, आप कहाँ लिखोगे। तो क्या होता है, आप जब जावा का प्रोग्राम करना चाहते हो तो पहले आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जेडीके कोई बड़ी बात नहीं है। जेडीके में क्या होता है, बहुत सारा कोडिंग होता है, और वो कोडिंग बहुत सारा पैकेज में मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होकर रहता है। एक्चुअली हम जब बाद में जैसे कि हम शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग, तभी हम ये समझेंगे कि पैकेज है क्या, ठीक है। तो जैसा कि ये बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और हम थोड़ा सा समझ रहे हैं जेडीके क्या। एक्चुअली जेडीके बहुत फास्ट है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे, ठीक है। कोई मतलब इतना बहुत ज़्यादा टॉप भी नहीं है, ये बहुत सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। तो फिर जैसे कि जेडीके एक है कि जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा प्रोग्राम रन करवाने के लिए। तो फिर जावा सी या फिर जावा कंपाइलर जेडीके का एक पार्ट होता है। जावा कंपाइलर के बाद और जेडीके में भी बहुत सारा मतलब पैकेज रहता है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टोटली आपका प्रोग्राम को डिबग करने के लिए, आपको प्रोग्राम डेवलपमेंट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, रन करने के लिए, एवरीथिंग। मतलब जेडीके के बिना हम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम हमारे पहले पॉइंट में आते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। अभी देखिए, जैसे कि पहले मैं स्लाइड में दिखा चुकी हूँ कि जैसे कि हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसको कंपाइल करते हैं, वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बाइट कोड एक्चुअली इज ए टाइप ऑफ मशीन कोड है जो कि डॉट क्लास फाइल है। लेकिन आप ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि बाइट कोड और मशीन कोड एग्जैक्टली सेम होता है। बाइट कोड नॉन रनेबल कोड होता है। बाइट कोड को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते डायरेक्टली, और बाइट कोड को पी कोड भी बोला जाता है, पोर्टेबल कोड भी बोला जाता है। बाइट कोड ऐसा हो सकता है, आप ऐसे बोल सकते हो जैसे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो उसी तरह का है। लेकिन डिफरेंस ये है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम अगर आप लिख रहे हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो प्रोसेसर ले लेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा। लेकिन बाइट कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके लिए और एक इंटरमीडिएट और एक बीच में चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ बाइट कोड के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अभी हम देखते हैं कि बाइट कोड यूज़ करने का एडवांटेजेस क्या है। एक तो ये है अचीविंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, एंड सेकेंड वन इज आर्ट्स पोर्टेबिलिटी टू जावा। देखिए, जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो कि
आज का क्लास का मेन पॉइंट है। तो जो हम बार बार बोल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि सपोज मान लीजिए आप एक प्रोग्राम जावा का लिख रहे हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन ये अगर आप लिनक्स में भी रन कर सकते हो, इसका मतलब आपका प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब समझ आ सकता है आपको। तो फिर ये होता है, हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब जावा का प्रोग्राम आप कंपाइल करते हो वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। बाइट कोड का आपका सोर्स कोड का एक्सटेंशन नेम डॉट जावा होता है। कन्वर्सन के बाद बाइट कोड का एक्सटेंशन नेम डॉट क्लास होता है। फिर उसके बाद वो इंटरप्रेटर काम करता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ये थोड़ा आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि बाइट कोड नॉन रनेबल कोड है, वो आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और एक बात है, जो जावा प्रोग्राम आप लिख रहे हो, जो बाइट कोड लिख रहे हो, जो डॉट क्लास में कन्वर्ट हो रहा है, वो आपके सिस्टम में हो रहा है और आपके सिस्टम में रन भी कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने प्रोग्राम दूसरे सिस्टम में रन करवाना चाहते हो तो आपको कोडिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बाइट कोड ही सफिशिएंट है दूसरे सिस्टम में रन करने के लिए। बाय द वे, होप यू हैव लर्नड। हम आज क्या बातचीत किए या फिर क्या कवर किए कि जो जावा का जो कंपाइलेशन प्रोसेस है, जैसे कि पहले स्लाइड में दिखा चुकी हूँ। आप सोर्स कोड लिख रहे हो, वो कंपाइल हो रहा है, वो बाइट कोड में जनरेट हो रहा है, फिर बाइट कोड नेक्स्ट फेज में जा रहा है। बाइट कोड कैसे नेक्स्ट फेज में जा रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप आप थोड़ा बहुत बाइट कोड के ऊपर क्लियर हो गए कि वो एग्जैक्टली है क्या। ऐसे बोल सकते हैं वो एक तरह का मशीन कोड है, लेकिन एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है, बस वो एक इंटरमीडिएट कोड है। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट कोड है जो कि बाद में फिर इंटरप्रेट होकर एग्जीक्यूट करता है। तो जावा में दो चीज़ काम करते हैं, एक कंपाइलर काम करता है, एक जावा इंटरप्रेटर काम करता है। और जेडीके क्या है? जेडीके इज कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ पैकेजेस। पैकेज क्या है? ए लॉट्स ऑफ कोडिंग। ठीक है, लॉट्स ऑफ प्रोग्राम उसमें रहता है। तो फिर अगर आप प्रोग्राम रन करना चाहते हो, अब अगर आप प्रोग्राम डेवलप करना चाहते हो, तो इट इज़ वेरी मच एसेंशियल कि पहले आप जेडीके इंस्टॉल करो। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, यू हैव लर्न समथिंग ऑन बाइट कोड। और अगर आपको ये थोड़ा आपको लिए बेनिफिशियल हो रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारा अगर आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, तो फिर फेसबुक पेज में लाइक कीजिए एंड उसमें मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।